नमस्कार दोस्तों जनरली हम भारत के अंदर जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमेशा परेशान होते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सरकार क्या करेगी, इतना वेलफेयर स्कीम चलाना पड़ता है, बहुत सारा सब्सिडी जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को प्रॉब्लम से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन शायद पहली बार भारत का कोई राज्य आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है कि पॉपुलेशन ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए हम आपको कई इंसेंटिव्स देंगे। ये आप देख सकते हो खबर, जो बड़ी खबर आई है, आंध्र प्रदेश टू गिव ₹40,000 फॉर फोर्थ चाइल्ड, 30,000 फॉर थर्ड, सीएम चंद्रबाबू नायडू। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये यूनिक स्थिति क्यों आ गई है, आंध्र प्रदेश इतना कंसर्न क्यों है, इसका असर क्या होगा ओवरऑल भारत के ऊपर, बाकी देशों से कंपेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो या फिर 2028 का बैच लेना चाहते हैं, हर एक बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पर अगर आप बैच लेते हो तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ यहाँ पर जो आपका बुक्स है सब कुछ कवर होगा। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज़ दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अनाउंस क्या किया गया है। चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ये कहा है कि अगर आंध्र प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति तीसरा बच्चा करता है, मतलब 2 बच्चे तक कोई इंसेंटिव नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करोगे 30,000 रुपये सरकार आपको देगी, और अगर आप चौथा बच्चा भी करोगे तो उस पर 40,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। और ये बेसिकली जो अनाउंसमेंट है वो किया गया, एक इवेंट था, एक प्रोग्राम था आंध्र प्रदेश में, दैट इज स्वर्ण आंध्रा एंड स्वच्छ आंध्रा। और इसका जो डिटेल इम्प्लीकेशन गाइडलाइंस है वो बहुत जल्द आने वाला है। एंड बेसिकली आप कह सकते हैं ये आंध्र प्रदेश का नया पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी है। अब क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश को इसको इंट्रोड्यूस करने की क्यों जरूरत पड़ी। इसके लिए आपको समझना होगा टोटल फर्टिलिटी रेट। आप सब जानते हो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में एवरेज कितने बच्चे को जन्म दे रही है। तो क्या होता है ना कि जैसे अगर हम महिला की बात करें तो यहाँ पर हम कपल के तौर पर देखते हैं, एक पुरुष और एक महिला, तो 2 लोगों को हम काउंट करते हैं। तो अगर आपको जनरेशन टू जनरेशन उसको पूरी तरह से रिप्लेस करना है कि अगर 2 व्यक्ति अभी धरती पर है और आगे आने वाले जनरेशन में वो रिप्लेस हो जाए, पॉपुलेशन कम ना हो ना ज़्यादा हो, तो यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2.1, ठीक है। और 2.1 अगर रहता है तो इसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, जितनी पॉपुलेशन अभी है फ्यूचर में लगभग वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर ये 2.1 से ज़्यादा हो जाती है तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मान लो ये 3 है तो 2 अगर 3 बच्चे पैदा कर रही है महिला, मतलब ओवरऑल एवरेज में, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जो कि अभी तक पूरा सिचुएशन बना हुआ था भारत में। और अगर ये 2.1 के नीचे रहता है मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, क्योंकि एक कपल जो है अगर मान लो 1.5 बच्चा, मतलब ये एवरेज हम देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाला पॉपुलेशन हमारा डिक्लाइन होगा। तो आंध्र प्रदेश के केस में क्या हुआ है कि अराउंड जो टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखोगे लगभग 1.5 बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी कम होता है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम बात करें जो रिप्लेसमेंट लेवल वाला है वो 2.1 है, तो उससे ये काफ़ी कम हो चुका है। इसका मतलब हर एक जनरेशन जो है वो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएगी पिछली जनरेशन को, एंड पॉपुलेशन अल्टीमेटली कम होती जाएगी, श्रिंक होती जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू जी ने वार्न किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आंध्र प्रदेश में लेबर की शॉर्टेजेस होगी, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, पेंशन का बर्डन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो कैसे हुआ। इसका पहले अगर आप देखिए 1980 से 1990s में आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी हाई फर्टिलिटी रेट हुआ करती थी, फैमिली साइज बड़ा होता था, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन उस समय सरकार ने कई स्कीम्स को प्रमोट किया, कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर आया जैसे स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, और ये सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं पूरे भारत में ही चला था इनफैक्ट। तो इसको देखते हुए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला। अब सिचुएशन ये हो गई है कि अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, महिलाओं का एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो गई है, फैमिली साइज़ यहाँ पर बढ़ गई है। पहले तो क्या होता था कि जो फैमिली है, जो कपल है, वो यहाँ पर 6-7 बच्चे कम से कम कर लेता था, क्योंकि हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, उसमें से 2-3 बच्चे तो कम से कम मतलब 1 साल होने से पहले ही मर जाते थे, इस तरह की सिचुएशन होती थी। तो आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि एटलीस्ट जो है कुछ बच्चे आपके पूरी तरह से जिंदा रह सकें। तो ये एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी क्या ये सब चीज़ में इंप्रूवमेंट आ गया है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि 1993 में सोच के देखिए आंध्र प्रदेश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 3 था,
और ये अभी आज के डेट में एकदम आधा हो चुका है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट फर्टिलिटी डिक्लाइन इन इंडिया अगर आप देखोगे। अब क्वेश्चन ये है कि लो फर्टिलिटी से सरकार को क्या चिंता है। पहले क्लास में अगर आप देखोगे तो हाँ, लोगों को लग सकता है कि हाँ कितना बेनिफिशियल है, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन अगर लो फर्टिलिटी रेट रहा तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, प्रॉब्लम होगा। एजिंग पॉपुलेशन सबसे बड़ी दिक्कत आती है। आप चाइना, जापान जहाँ पर भी देखोगे इसके बारे में, जापान में तो काफ़ी डिस्कस होता है इसको लेकर। और यहाँ पर अगर कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और लोग ज़्यादा रह रहे हैं, इसका मतलब एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगा ही आगे आने वाले समय में। स्पेशली मैं बता दूं जो 1980s 1990s वाले जो बच्चे हैं आज के डेट में, तो उनको आप देखना आगे आने वाले समय में जब 2050 आएगा, 2060 आएगा, तो उस समय उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, एल्डर होंगे, 60 के अबव होंगे ना। जस्ट इमेजिन उस समय कितना बड़ा बर्डन होने वाला है। और इसकी वजह से पेंशन के ऊपर स्ट्रेस, हेल्थ केयर बर्डन, वर्क फोर्स शॉर्टेज। कहने का मतलब ये है कि 1980s और 90s वाले बच्चे 2050-60 के बाद अगर आप देखो तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उनकी, लेकिन अगर वर्किंग पॉपुलेशन उतनी नहीं हुई तो वो कैसे संभाल पाएंगे। तो इसी को बेसिकली यहाँ पर एजिंग जो प्रॉब्लम है वो कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी, अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें तो अगर 100 लोग काम करने वाले हैं और 20 एल्डरली पीपल हैं तब तो काम चल जाता है। लेकिन अगर एजिंग डेमोग्राफिक की बात करें, 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्किंग पॉपुलेशन है और 60 जो है एल्डरली पॉपुलेशन है। भारत में कुछ वैसा ही सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है 2050-60s में। और सेकंड मतलब यही प्रॉब्लम आ जाती है। और ये कुछ आपका जापान, साउथ कोरिया, इटली, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और चंद्रबाबू नायडू जी ने इन्हीं का एग्जाम्पल दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग कम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है। सबसे पहला एजुकेशन कॉस्ट, कितना महंगा हो गया एजुकेशन। पहले तो कुछ होता ही नहीं था। मुझे याद है अपन लोग बचपन में पढ़ते थे, कितना ही फीस लग जाता था, 300-400 मैक्सिमम महीने का, राइट। आज के डेट में लाखों में जाता है फीस। स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो आप सोच ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो गया है। सो इन्वेस्टिंग हेविली इन 1 to 2 चिल्ड्रेन इंस्टेड ऑफ हैविंग लार्ज फैमिलीज, ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू जी ने जो राइजिंग एजुकेशन एक्सपेंस है उसको माइक्रो फैमिली कल्चर से लिंक किया और कहा कि ये दिक्कत आ रही है। दूसरा अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में जो फैमिलीज हैं उसमें आप अक्सर देखोगे छोटी होती हैं, लिविंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज में, मेट्रो सिटीज़ में, इसलिए लोग न्यूक्लियर फैमिलीज प्रेफर करते हैं। ज्वाइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट काफ़ी कम होता जा रहा है। फिर इसके अलावा वुमेन्स एजुकेशन एंड करियर, जो फीमेल एजुकेशन है आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मैरिज एज इंक्रीज हो गया है, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है, जो कैरियर प्रायोरिटीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो लोग बच्चे कम पैदा करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ों पर फोकस हो रहा है। ये ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंजेस भी तो आ रहा है। लोग क्यों इतना बर्डन ले कि भाई इतने बच्चे सर पर लादे हुए हैं और अपना लाइफ ही नहीं जी पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। मॉडर्न कपल्स जो हैं वो पेरेंटहुड को डिले कर रहे हैं, चिल्ड्रन कम कर रहे हैं, स्पेंड जो है वो पर चाइल्ड पर ज़्यादा कर रहे हैं। अब उतना ही मतलब एक एक बच्चे पर इतना ही ज़्यादा सबके ऊपर खर्चा होगा तो कैसे चल पाएगा। फिर सोशल एटीट्यूड भी आ गया है। चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला कि कुछ जो कपल्स हैं वो एक बच्चा पैदा करके रुक जाते हैं, बाकी तभी करते हैं। जैसे मान लो अक्सर आज भी हमारे देश में जो जेंडर प्रेफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगी कि अगर पहला बेटा हुआ तब तो वो रुक जाते हैं, नहीं करेंगे आगे बच्चा। पहली बेटी अगर हुई तो हो सकता है फिर आगे चांसेस होता है कि वो ज़्यादा और बच्चे पैदा करेंगे जब तक बेटा नहीं हो जाता। तो ये आज भी प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिसी है इसमें और क्या क्या इंक्लूड हुआ है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ 30,000 और 40,000 के लिए लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे। एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो देखो इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन इससे रिलेटेड जो एक ड्राफ्ट आया था उसमें कुछ बातें कही गई थी। एक तो ये 30 से 40,000 रुपये वन टाइम पेमेंट, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगले 5 साल तक, बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता तब तक हर एक महीने 1-1 हज़ार रुपये दिया जाएगा बच्चे को। एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा, 18 साल तक फ्री एजुकेशन मिलेगा, और वो तीसरे चाइल्ड से 2 चाइल्ड तक नहीं। फिर इसके अलावा मैटरनिटी और पैटर्निटी बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो 12 महीने तक का मिल सकता है। जो फादर के लिए पैटर्निटी लीव है वो 2 महीने का मिल सकता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखो भारत में 6 महीने के आसपास मुझे जहाँ तक ध्यान है वो मिलता है आपका मैटरनिटी लीव। तो इसको डबल कर देना अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। ये मतलब ये अभी फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह की चर्चा हो रही है। फिर चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जो वर्किंग फैमिली है उनका काफ़ी प्रेशर आता है वाइफ के ऊपर, बहू के ऊपर, कि यहाँ पर आपको काम भी करना है, घर का भी काम करना है, फिर बच्चे का कैसा तो सरकार कहीं ना कहीं चाइल्ड केयर सेंटर, जो
वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, इन सब के ऊपर फोकस कर सकती है। न्यूट्रिशन सपोर्ट में ध्यान दे सकती है, मिलेट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रिशन पैकेजेस वगैरह हो गए। फिर इसके अलावा सरकार कुछ कैंपेन भी चलाएगी चिल्ड्रन एज वेल्थ करके, ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए कि आप ज़्यादा जो है बच्चे पैदा करो, फैमिली बड़ा करो, वेलफेयर जो है फॉर फैमिलीज उसको सपोर्ट मिल सकता है। ये सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये कि ये पॉलिटिकली कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप देखिए सदर्न स्टेट्स में, जो सदर्न इंडिया है, वहाँ पर एक चीज़ को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि भाई हमने तो देखो इतना अच्छा काम किया 1970s 80s में, हमें पॉपुलेशन कम करने को बोला गया तो हमने काफ़ी फोकस किया, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि डिलिमिटेशन। अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा भी हो रही थी, ऑल्दो ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने उसको वुमेन रिजर्वेशन से लिंक कर दिया था, कई चीज़ें हो रही थी। लेकिन डिलिमिटेशन का सिंपल अर्थ ये है कि जो लोकसभा में, राज्यसभा में जो सीट्स हैं, स्पेशली लोकसभा में, तो वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से एलोकेशन होता है। अब ऐसे तो उत्तर प्रदेश, बिहार में आप देखोगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनका जो सीट है वो और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। ऑल्दो सरकार का कहना था कि देखिए डिलिमिटेशन में जो प्रोपोर्शन चल रहा है, जो परसेंटेज चल रहा है वही रहेगा, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन अगेन सदर्न स्टेट्स को यहाँ पर काफ़ी चिंता है कि अल्टीमेटली आगे चलकर ये प्रॉब्लम आएगी और हमें यहाँ पर नुकसान होगा पॉलिटिकली। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल से जो पॉलिसी है वो शिफ्ट होकर पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ जा रही है। पहले का अप्रोच था, गोल था बर्थ, जन्म कम दो और स्टेरिलाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, इन सब की पॉलिसीज आती थी। अब जो नया अप्रोच है उसमें डेमोग्राफिक बैलेंस मेंटेन करो। ये नहीं कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कर दो, लेकिन हाँ चाइल्ड बर्थ पर इंसेंटिव, चाइल्ड केयर सपोर्ट, ये सब देने का सरकार सोच रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी कि क्या आंध्र प्रदेश यूनिक है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत से ऐसे देश हैं, चाहे वो आप सिंगापुर, हंगरी, रशिया, चाइना, जापान, ये कई सारे आप देश देखोगे तो वहाँ पर बेबी बोनसेस दिए जाते हैं, टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, मैटरनल कैपिटल मिलता है, कैश इंसेंटिव, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो लेकिन अगेन ये आसान नहीं है, भले ही आप कितना भी इंसेंटिव दे दो। जो कहते हैं ना डेमोग्राफिक को इंप्रूव करना, बैलेंस करना, वो आसान नहीं होता, वो इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाता। अब क्वेश्चन ये कि क्या सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव काम करेगा? ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर चाइल्ड रेयरिंग कॉस्ट जब तक कम नहीं होगी, मतलब बच्चा पैदा तो कर लिया लेकिन उसको बड़ा करने का कॉस्ट, उसके ऊपर ध्यान देना, एजुकेशन, हेल्थ, जब तक सरकार उसके ऊपर पूरी तरह फोकस नहीं करेगी तब तक शायद ये इंसेंटिव काम ना करे। इसके अलावा डेमोग्राफिक बैलेंस, मतलब जो फाइनेंशियल इंसेंटिव के फेवर में लोग हैं उनका कहना है कि इससे डेमोग्राफिक बैलेंस होगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। मतलब ये इनके फेवर में है कि यहाँ पर जो लोग पसंद करते हैं कि हाँ कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। लेकिन जो क्रिटिसाइज हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये जो इंसेंटिव है 30 से 40 हज़ार, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये बहुत कम है। इसके अलावा जो फर्टिलिटी डिसीजन है वो सोशल होता है, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता। मतलब लोग आसपास देखते हैं किस तरह का रहन सहन है, बहुत सारी चीज़ें, उसके हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं। और स्पेशली महिलाओं के ऊपर काफ़ी बर्डन आता है इसका। जेंडर इम्बैलेंस का भी कंसर्न हो सकता है। अगर लोगों का प्रेफरेंस सिर्फ सन ही रहेगा तो आप कितना भी इंसेंटिव वगैरह दे दो, चीज़ें बदलने वाली नहीं है। फिर फिजिकल बर्डन भी होगा सरकार के ऊपर, जो टैक्स पेयर्स का मनी है उसका भी कंसर्न होता है। ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि ये भारत के लिए क्यों मैटर करता है। देखो, दो मेन डेमोग्राफिक रियलिटीज अब आपको भारत में मिलेंगी। एक तरफ है नॉर्थ इंडिया, दूसरी तरफ है सदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पर अभी भी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2.4, 2.5 है। अब बिहार की अगर आप बात करो तो वहाँ पर जो है बिहार में आई थिंक 2.8 इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। जो सदर्न इंडिया है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रहा है, फ्यूचर वर्कफोर्स कम हो सकता है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आप नहीं ला सकते पूरे देश के लिए, आपको कहीं ना कहीं ये सब को देखकर पॉलिसीज लानी पड़ेगी। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो सेंसस ऑफ इंडिया है, मतलब अभी तक जितना भी इतिहास रहा है सेंसस ऑफ इंडिया का, कौन से सेंसस में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।